फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की प्रशासन कैसी व्यवस्था थी, उसके प्रशासन में कैसे कौन कौन से आपके अधिकारी थे, उन सभी डिटेल्स को पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चलिए करते हैं आज स्टार्ट हम लोग दिल्ली सल्तनत की प्रशासन व्यवस्था इसके बारे में। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 तक शासन किया था। गुलाम वंश के सुल्तानों ने कब से कब तक शासन किया था? 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 तक शासन किया। सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। लोदी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इसे तुगलक वंश का शासक सबसे दीर्घकालीन था। तुगलक वंश का जो शासक था, शासन व्यवस्था था, वो सबसे दीर्घकालीन था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे दीर्घकालीन शासन करने वाला कौन सा वंश था, तो वो था आपको तुगलक वंश। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इस तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों का नियुक्ति व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। यानी जितने भी उसमें अधिकारी आपको नियुक्त किए जाते थे, उस समय उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता था। किस समय? जब सुल्तान ही अयोग्य और निर्बल रहेगा तो उसका जो मंत्रीगण का प्रभावशाली होगा। प्रशासनिक विभाग एवं इससे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न हैं। दीवाने मुस्त खराज राजस्व विभाग का मालिक था, इसको अलाउद्दीन खिलजी था। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग का, इसमें अलाउद्दीन खिलजी हैं। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग का सुल्तान हुआ करता था, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक था। दीवाने खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक इसका आपको सुल्तान था। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान विभाग और उनकी कार्यविधि निम्न है। दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित और विदेशी मामलों को देखरेख से संबंधित था। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित या राजस्व विभाग से संबंधित था। विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान की मान्यता दी गई है। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया या मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे, उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। मोहम्मद गजनी ने राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए, जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य के प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राज विभाग दीवाने वज़ारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय आदि सभी का देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विरासत का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरम उत्कर्ष पर जा पहुंचा था। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन और पदों का विभाजन किया गया था। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल कहलाता था। 10 सरेखेल के ऊपर एक सिपहल सालार, 10 सिपहल सालारों के ऊपर एक अमीर, 10 अमीरों के ऊपर एक मालिक और 10 मालिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। फिरोज शाह तुगलक ने
कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर यह निर्धारण किया था। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी: खराज, जजिया, खुम्स और एवं ज़कात। खुम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष का 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों से कोई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल और टाका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टाका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। टाका और जीतल का अनुपात 1:48 का था। अलाउद्दीन मसूद शाह, जो 1242 से 46 तक इनका कार्यकाल था, के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम थे, अतः 1242-48-58 ईस्वी तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसिर का नाम उल्लिखित था। 1226 से 42 ईस्वी तक खलीफा रहे। हदीस एक इस्लामिक कानून है, जबकि जवाबित राज्य कानून से संबंधित है। आइए हम लोग चलते हैं अब इसे प्रश्न कोश की तरफ। इससे जितने भी क्वेश्चन प्रश्न के रूप में हम लोग आज तक प्रीवियस एग्जाम में दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी देखते हैं। आइए, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। यही रीजन्स हैं कि वह बर्नी जो है दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान आए उन लोगों को वह मुस्लिमों का शासक नहीं मानती थी, शासन व्यवस्था वास्तव में नहीं मानी। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करते थे। सल्तनत काल, दूसरी क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो आपको तुर्क वर्ग थे। तुर्क वर्ग के जितने भी आपको थे वह अमीर और सुल्तान थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इस तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों में को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल और अल्पवयस्क होता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन सा कथन सही है। इसमें दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली का प्रभारी को अमीर कहा जाता था। दूसरा ऑप्शन है, दिल्ली के सुल्तानों में इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तान शासक में अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन नंबर ए पर सही होगा। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली का प्रभारी को क्या कहा जाता था? आमिल कहा जाता था। तो आइए इसके डिस्क्रिप्शंस को बाबू देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन के प्रत्येक परगाना ग्रामों का समूह पर एक आमिल या अमल गुजार को नियुक्ति की जाती थी, जो परगाने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था।
एकता प्रणाली भारत की प्राचीन देशी संस्था न होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हुआ था। जिसका उद्भव पश्चिम एशिया ईरान में हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख और मनसबदारों का प्रमुख मुगल काल का पद था। मीर बख्शी, न कि सल्तनत काल का। सल्तनत काल का आपको मीर बख्शी नहीं था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवाने आरिज कहलाता था। दीवाने आरिज। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? एकता व्यवस्था की नहीं है। एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी की स्रोत थी, बिल्कुल सही है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, बिल्कुल नहीं। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, बिल्कुल सही है। तो भारत में ऑप्शन नंबर सी जो इसमें गलत है, इसके आपके डिस्क्रिप्शंस को समझना होगा। भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। पहली क्वेश्चन आती है कि सल्तनत काल में, भारत के सल्तनत काल में आपको एकता प्रणाली किसके द्वारा प्रचलन में आया था? तो वो आपको इल्तुतमिश द्वारा। एकता व्यवस्था की तरह एकता को इक़्तिदार को उस भू क्षेत्र से राजस्व एवं करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरे करता था तथा उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। किस भूमि से? खालिसा भूमि से। अबू अली हसन इब्न अली तुसी निजाम उल मुल्क की फारसी पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक एकता व्यवस्था की विवरण मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक, दीवाने मुस्तखराज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें एक एप्पल सही हो जाएगा। आइए इसके फिर डिस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं। दीवाने बंदगान विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह विभाग दासों को देख रेख करता था। फिरोज के शासनकाल के दासों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अफीफ के लेखानुसार राजधानी और प्रांतों की दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था को भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए एक नए विभाग दीवाने मुस्तखराज की व्यवस्था की। दीवाने मुस्तखराज की व्यवस्था किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्र में कृषि विभाग दीवाने कोही की स्थापना की थी। दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी? तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने अर्ज सैनिक विभाग की स्थापना, दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? आपको बलबन ने की थी। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज की विभाग की स्थापना किसने की? देखिए, अब दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने किया था, अभी आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था। आइए इसकी डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य से दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना रखने की शुरुआत की। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवाने आरिज सैन्य मंत्री नियुक्त किया और उसे रावत ए अर्ज की उपाधि दी। आरिज विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती, सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना और वेतन वितरण आदि का था। निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमेलित नहीं है?
दीवाने मुस्तखराज बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी सही है। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल सही है। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही है। दीवाने रियासत बलबन नहीं होगा, इसमें अलाउद्दीन खिलजी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए इसके डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी जो राजस्व विभाग था। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग था। दीवाने खैरात दान विभाग था फिरोज शाह तुगलक। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रक विभाग था। बाजार नियंत्रण विभाग था दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग में किससे संबंधित था? दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक से और कृषि विभाग से संबंधित था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि से उन्नति के लिए नए विभाग का दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। आइए 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन चल रहा है, डिस्क्रिप्शन से बहुत कुछ हम लोग को हेल्प मिल रहा है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही की स्थापना की? दीवाने अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आते हैं बाबू इस मिलान चिन्ह में। मिलान चिन्ह में आपको सही उत्तर का चयन करना है, ई का कौन सा होगा? तो दीवाने अर्ज किसके लिए था? तो सेना विभाग से संबंधित था, इसलिए 4 ऑप्शन होगा। उसके बाद दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित था, इसलिए बी का 1 हो जाएगा। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। दीवाने वजारात वित्तीय मामलात से संबंधित था, इसलिए दीवाने वजारात वित्तीय मामलों से संबंधित था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसालात धार्मिक मुद्दों से संबंधित था या विदेशी मामलों से। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था और दीवाने वजारात वित्तीय मामला से संबंधित था। दीवाने अर्ज विभाग से संबंधित था, देखिए क्वेश्चन आ गया तो सेना विभाग से था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सेना विभाग मतलब रक्षा विभाग से था, इसलिए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। अब आते हैं बाबू दीवाने आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक सुल्तान काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग का स्थापना बलबन ने किया था। 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरम उत्कर्ष हुआ? तो इसमें तुगलक ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर हैं। विराजत एक ऐसी संस्था थी जिसमें इस्लामी संविधान को मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया था तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विराजत की संज्ञा दी गई थी। विराजत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनवी के राजकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग दीवाने वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय आदि सभी का देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विराजत का स्वर्ण काल था। फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने कार्यकाल में एक नया प्रयोग किया जिसके अंतर्गत उसने भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर, ख्वाजा मुहज्जब और निजामुल जैनुदी के सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया। ख्वाजा खातिर, ख्वाजा मुहज्ज और निजामुल मुल्क जैनुदी को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया और वह न केवल अपने मामलों
पर उनसे सलाह लेता था, बल्कि उनके विचारों को भी महत्व देता था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उत्पादन पर लगाने वाले कर को इंगित करता था? भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित करता था। खराज हो जाएगा, और उस्र और मुक्तई। आइए इसको डिस्क्रिप्शन को समझते हैं हम लोग। खुश में भूमि उत्पाद पर लगाने वाला कर नहीं था, अपितु यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था। खुश में लूट का धन था, जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट से प्राप्त होता था, उसको खुश में कहा जाता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। खुश में के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर चलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 में, भारत में किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की थी? अभी हमने पढ़ा था इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने किया था। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह एक हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस भूभाग को मालिक नहीं होते थे, वे केवल लगान पर ही उपभोग कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 आइए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी को क्या कहते थे? चौधरी कहते थे। सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी को क्या बोलते थे सल्तनत काल में? तो आपको चौधरी। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन या पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। इस प्रकार राज्य में कर्मचारियों का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क न था, बल्कि वे वंशानुगत और परंपरागत से चले आ रहे गांव अथवा जिले के अधिकारियों से संपर्क रखते थे और किसानों से लगान वसूल कर उन्हें देते थे। मुक्ति और वली के कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा नामक एक अधिकारी नियुक्ति करता था। सर्व कर लगाया जाता था। सर्व कर कहाँ किस पे लगाया जाता था? तो सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उन्हें कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी: खराज, जजिया, खुस्म और जकात। धार्मिक नियमों के विद्वानों के परामर्श कर उसने खेतों की उपज के 10% की दर से सिंचाई कर सर्व भी लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में 28 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने कितने करों को समाप्त किया था? 28। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राजकानून से था। जवाबित का संबंध किससे था? राजकानून से। सल्तनतकालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज कानून से है। 18 नंबर क्वेश्चन से आते हैं। हदीस है एक। हदीस क्या है? इस्लामिक कानून है। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। हदीस क्या है? तो एक इस्लामिक कानून है। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? फवाजिल का अर्थ इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या कहलाता था? फवाजिल कहलाता था। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। सल्तनत काल में फवाजिल और फाजिल शब्द से आशय इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से है।
20 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दो प्रमुख मुद्राओं का पता लगाइए जिन्होंने कूट से करें। दाम, जीतल, टाका और टंका। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीतल और टंका ये दो सल्तनत के मुद्राओं के प्रमुख थे। सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं जीतल और टाका था। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने दो प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टाका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था। किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। सस्गानी भी चांदी का सिक्का था। टाका और जीतल का अनुपात 1:48 का था। निम्नलिखित में से किसने टाका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? देखिए, टाका अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने कराया था। आपको टाका भी कराया था और जीतल भी कराया था। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर, डिस्क्रिप्शंस के यदि हम लोग पढ़ते हैं तो इससे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टाका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। सल्तनत काल में सिक्के टाका, सस्गनी और जीतल किन धातुओं के थे? तो टाका जो था वो आपको चांदी का था। सस्गनी या जीतल तांबा का था। इसलिए चांदी और तांबा आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में किसके सिक्कों पर बगदाद की अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? तो अलाउद्दीन मसूद शाह का। किसने सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 पे के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम थे। अतः 1242-48 में ईस्वी में तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्कों पर खलीफा अल मुस्तसिर का नाम उल्लेखित था, जो 1226 से 42 तक खलीफा रहे। चलिए, इस तरह हमने आपको शासन व्यवस्था को देखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दिल्ली सल्तनत, कला और स्थापत्य कला की। इसमें क्या क्या कलाकारियाँ हुई, क्या क्या स्थापना हुई, इन सबों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।